मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। आज देश की बहस में बात एक ऐसे मुद्दे की होगी जिससे हर भारतवासी दिल से जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात करेंगे कश्मीर की, क्योंकि देश की बहस में हम एक ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जिस पर अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चर्चा हो रही हो। ये इकलौता बहस का शो है जिसमें दर्शक जुड़ते हैं, देश भर के ऐसे दर्शक जो बड़े बड़े पैनलिस्ट और बड़े बड़े राजनेताओं के साथ इस चर्चा में भाग लेते हैं और उनके साथ मंच भी साझा करते हैं। आज देश की बहस का आपने जो मुद्दा चुना है वो ये है कि कश्मीर पर 370 वापस लाने के लिए नेताओं को बाइडेन से आस क्यों। इसे मेजॉरिटी के साथ 69% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के निर्वाचित हुए हैं तब से घाटी से बयानों की बाढ़ सी आ गई है। चाहे यूथ कांग्रेस के नेता हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उन्हें इस बात की आस है कि जो बाइडेन 370 के मामले में हस्तक्षेप करेंगे और कश्मीर के अंदर 370 और 35 से फिर से बहाल होगा। आज ये तमाम बातें कहती कहती महबूबा मुफ्ती यहाँ तक कह गई, उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि घाटी के लोग बंदूक इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी है। उन्होंने बंदूक उठाने को जस्टिफाई करके ये बता दिया कि घाटी में चूंकि बेरोजगारी है इसलिए लोग आतंकवादी बन रहे हैं। इन देश विरोधी बयानों का क्या किया जाए। अब ये तमाम नेता गुपकार समझौते के आगे एजेंडे के तहत डीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये तमाम नेता बात कर रहे हैं, पहले ये उम्मीद करते हैं पाकिस्तान से, फिर ये उम्मीद करते हैं चीन से और फिर ये उम्मीद करते हैं अमेरिका से। आज इसी पर होगी देश की बहस, लेकिन उससे पहले देखते हैं यूथ कांग्रेस के एक ऐसे नेता क्यों हो गए वायरल, क्योंकि उन्होंने कह दिया बाइडेन आए हैं तो 370 और 35 से भी फिर से आएगा। इधर अमेरिका में जो बाइडेन नए राष्ट्रपति क्या बने। कश्मीर घाटी के कुछ नेताओं को दिन में भी आर्टिकल 370 को लेकर सपने आने लगे हैं। जी हां, यूथ कांग्रेस के नेता जहांगीर सिरवाल के विवादित बयान से तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर खुशी जाहिर करते हुए आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का राग अलाप दिया है। I believe in this thing that Joe Biden, as they have said earlier also, their statements pre-elections, we have seen that they will definitely create pressure on government of India that the decision that was taken on 4th August 2019 in an undemocratic manner. In an undemocratic manner, the decision was taken, that is revocation of Article 370 and 35A. I believe in this thing that decision will be taken back by the central government, and this will have an impact on Islamophobia also. जो बाइडेन से उम्मीद करने वालों के बीच तिरंगे का अपमान करने वाली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी मौका भुनाते हुए 370 की आड़ में कश्मीर के युवाओं को भड़काने की नई कोशिश की है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान चुप है, लेकिन ये उन्हीं नेताओं की जमात है जो लगातार 370 पर कभी पाकिस्तान तो कभी चीन की चाटुकारिता करते नहीं थकते। मिलकर चुनाव लड़ने की बात करने वाले गुपकर गैंग की सियासी सपने पर भी बीजेपी और शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह की भाषा महबूबा बोल रही हैं, ये भाषा देश हित में नहीं है, न जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में है। इस देश का कोई भी राष्ट्रभक्त ये नहीं कहेगा कि धारा 370 वापस कश्मीर में लाना चाहिए या 35A लाना चाहिए। जो लोग ये नहीं चाहते हैं, मुझे लगता है उनका पाकिस्तान से कोई रिश्ता हो सकता है। देश की बहस में चर्चा है कि आखिर देश के खिलाफ भड़काऊ बयान देना क्या घाटी के नेताओं की आदत बन गया है। महबूबा मुफ्ती का पहले तिरंगे का अपमान करना, फारूक का चीन की चमचागिरी करना और अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन से आर्टिकल 370 पर आस लगाना, कहीं कश्मीर की शांति भंग करने की नई कोशिश तो नहीं। चिंता की बात यह है कि नजरबंद रह चुकी महबूबा मुफ्ती लगातार कश्मीर के युवाओं को भड़का भी रही हैं। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का सवाल है, क्या महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयानों पर उनकी गिरफ्तारी हो। महबूबा मुफ्ती बार बार भड़काऊ बयान दे रही है। इससे पहले उन्होंने तिरंगे का अपमान किया था, अब वो ये कह रही हैं कि
घाटी के अंदर युवा हथियार इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वहां पर बेरोजगारी है। क्या आतंकवाद को जस्टिफाई कर रही हैं? इस पर आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। और अगर कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई राय है या सुझाव है या फिर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो अपना वीडियो बनाकर हमें 9711002266 पर भेज दीजिए। आइए मैं आपका मेहमानों से परिचय करा देता हूं। मेरे साथ हैं संजू वर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ सुशील पंडित जी हैं, जो कि रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं, बड़ी जोर शोर से अपनी आवाज़ रखते हैं। जहांजेब सिरवाल नेता है एनएसयूआई के, जिनको अब जो बिडेन से उम्मीद है, भारत की सरकार से नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से नहीं, भारत के लोगों से नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति से उम्मीद है। डॉक्टर हरबंश सिंह साहब प्रवक्ता है पीडीपी से, और उनसे ये जानेंगे कि बार बार महबूबा मुफ्ती आखिरकार देश विरोधी बयान क्यों देती हैं। माजिद हैदरी हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है और साथ ही साथ घाटी के एक पत्रकार भी हैं। सबसे पहले जहांजेब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको इस देश की सरकार से नहीं बल्कि जो बिडेन से उम्मीद है। कुछ लोगों को चाइना से उम्मीद है जो हमारा दुश्मन है, कुछ लोगों को पाकिस्तान से उम्मीद है जो हमारा दुश्मन है। आप इस देश की खाते और गाते दूसरे देशों की क्यों हैं जहांजेब? जी धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे को किसी भी देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं है सिवाय अपने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री से। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तो आपके चैनल जो बाइडेन का नाम लेके इतना बड़ा वीडियो क्यों जारी कर दिया? किया गया जी, मैंने जो बाइडेन का नाम लेकर जो है जो बाइडेन जी को कोट किया, मैंने जो बाइडेन जी को कोट किया। और उसके बाद जो मेरी आस अगर किसी के साथ है तो वो अपने देश की सरकार के साथ है। मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं, इस देश के संविधान पर विश्वास रखने वाला नागरिक हूं। तो फिर ऐसे वीडियो बनाने की जरूरत क्यों, जिसमें आप जो बाइडेन को कोट कर रहे हैं, उन्होंने जो कश्मीर के बारे में बोला है उसको कोट कर रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ परिवर्तन होगा? ये तो बड़ी अच्छी राष्ट्रभक्ति हुई आपकी। नहीं, देखिए, हमें किसी से राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी भी पार्टी से, किसी भी चैनल से राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आई एम अ प्राउड नेशनलिस्ट, आई एम अ प्राउड नेशनल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई एम बिलीवर ऑफ द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार भी तो 370 हटाया गया है, उसी के आधार पर 35 से हटाया गया है, देश की संसद ने हटाया है, बहुमत से हटाया है, एक चुनी हुई सरकार ने हटाया है जिसके पास थंपिंग मेजोरिटी है। उससे आपको तकलीफ क्यों हो रही है? और ये तो कश्मीर को मुख्य धारा में लाने के लिए हुआ है। देखिए, इससे आपके पेट में दर्द क्यों होता है जहांजेब? देखिए, कश्मीर हमेशा से मुख्य धारा में था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, भारत का अभिन्न अंग है और भारत का अभिन्न अंग रहेगा। इसको किसी के कहने से इस चीज़ को हटाया नहीं जा सकता है। रहा सवाल मैंने कुछ क्यों कहा और क्या कहा, मैं इस देश की डेमोक्रेसी पे विश्वास रखने वाला इंसान हूँ और डेमोक्रेसी में हर एक को हक है अपनी बात रखने का। मुझे कोई भी अपनी बात रखने से रोक नहीं सकता है। हाँ, मैं अपनी बात की क्लैरिफिकेशन इससे पहले भी दे चुका हूँ और अभी भी दे रहा हूँ कि मैंने जो बाइडेन को कोट करने के बाद अगर उम्मीद किसी से लगाई तो वो देश की केंद्र सरकार से लगाई, अपने देश की सरकार से लगाई। कम से कम इस बात पर मुझ पर कोई वो इल्ज़ाम तो नहीं लगेंगे कि मैं देशद्रोही हूँ। देश की सरकार से अगर सवाल करना किसी को देशद्रोही बनाता है तो ये मेरे हिसाब से तो कहीं से भी सही नहीं है। जो बिडेन को कोट करके अगर आप उनसे उम्मीद करेंगे, उनके चरणों में जाने की बात करेंगे तो लोग सोचेंगे, आपकी देशभक्ति पर सवाल उठाएंगे। संजू वर्मा जी, हमारे यहाँ कहावत है, फिसल गए तो हर गए, फंस गए तो जहांजेब अब ये बोल रहे हैं, फंस गए तो जहांजेब अब ये बोल रहे हैं, फंस गए तो जहांजेब अब ये बोल रहे हैं मैं तो राष्ट्रभक्त हूँ। देखिए, मैंने तो सिर्फ जो बिडेन को कोट किया है। नहीं, मैं राष्ट्रभक्त हूँ और बड़ा प्राउडली राष्ट्रभक्त। जवाब ले लीजिए जहांजेब। अच्छा, अभी आप चुप रहिए, आपकी बात सुन ली, कृपया करके मुझे बोलने दे। दीपक जी ने मुझसे सवाल किया है। दीपक जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि आप जो हमेशा कहते हैं कई बार जब ये कश्मीर का मामला डिस्कशंस में आता है आपके डिबेट्स के दौरान, कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इनका यही हाल है
कि ये रहते भारत में है, भारत के पासपोर्ट के बलबूते पर ये दुनिया जहान घूमते हैं, भारत की सरकार से ये माइनॉरिटिज्म के तहत कई प्रिविलेजेस इनको हासिल होते हैं, आर्टिकल 28 और 30 जो हमारे संविधान ने माइनॉरिटीज के लिए दिए हैं। ये हम लोगों पर एलिगेशन लगाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार मेजॉरिटेरियनिज्म का ऐलान कर चुकी है, पर प्रॉब्लम ये है मेजॉरिटेरियनिज्म की नहीं है दीपक जी, प्रॉब्लम भारत में माइनॉरिटिज्म की है। और मैं ये कह दूं, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा कि कभी ये कटोरा लेकर चीन के पास पहुंच जाते हैं, कभी ये इमरान खान से दुहाई करते हैं, कभी अभी नया इनको शौक चढ़ा है कि जो बाइडेन से बोले कि भाई आप 370 को हटाइए। जो आपने कहा मैं इनको कह दूं, आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 यानी कि 21 के तहत हमेशा से ये कहा गया था, इट वॉज टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड ट्रांजिएंट, मतलब अस्थाई और क्षणिक था। जब कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बर्खास्त की गई 1956 में, लोगों का कहना है और ये विशेषज्ञों का कहना है, लीगल विशेषज्ञों का, ये मेरा कहना नहीं है, आर्टिकल 370 तो उसी वक्त हट जाना चाहिए था। ये उसी वक्त नहीं हटा 1956 में, और आज हम 2020 में भी बहस कर रहे हैं, जबकि 5 अगस्त 2019 को ये जब हटाया गया, जैसे कि दीपक जी ने कहा था, ये संपूर्ण तरीके से पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के तहत हटाया गया था। ऐसा नहीं कि हमने एक यूनिलैटरल डिसीजन ली मोदी गवर्नमेंट ने। तो आप लोगों को ये जो ख्याली पुलाव पकाने हैं कि शायद जो बाइडेन, चाइना, इमरान खान, यूनाइटेड नेशंस ये आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे, तो प्लीज स्टॉप लिविंग इन योर लाला लैंड। आप ये जो अपनी ख्याली पुलाव की दुनिया है उससे बाहर निकलिए। जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरियत के नारे लगाने वाले आप लोगों को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि कश्मीर की पूरी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 1% भी नहीं है एवरेज में पिछले 70-73 सालों में। पर आपको पता है कि साल पर साल, साल भर साल, लगातार हर साल पिछले 2-3 दशकों से एवरेज जो एक कश्मीरी पर खर्च होता है दैट इज 93,000 पर कैपिटा, जबकि उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे विशाल देश है इन टर्म्स ऑफ जनसंख्या, सिर्फ मैं कहती हूं पॉपुलेशन, 10 से 11% पॉपुलेशन भारत की सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा जो सरकार उन पर खर्च करती है हर उत्तर प्रदेश के निवासी पर, वो सिर्फ 4,300 रुपए है, और जम्मू एंड कश्मीर में 93,000 है, 93,000 रुपीज। तो आपकी पॉपुलेशन, जनसंख्या तो भारत की सिर्फ 1% है या उससे कम, पर आपको बजट एलोकेशन भारत सरकार से मिलते आ रहा है पिछले 3-4 दशकों से एनीवेयर बिटवीन 10 to 13%, 10 से 13%, और फिर भी आप कहते हो कि हम मेन स्ट्रीम नहीं हुए, हाय आर्टिकल 370 क्यों हटाया जा रहा है। यह सिर्फ उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो आर्टिकल 370 के तहत परिवारवाद की राजनीति करते आ रहे हैं। आप महबूबा मुफ्ती के शर्मनाक स्टेटमेंट सुनिए। वो कहती हैं कि इंडियन आर्मी हैज किल्ड इनोसेंट्स। वो ये कहती हैं कि यदि संजू, मैं महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट पर आऊंगा, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मैं जहांजेब का स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। जहांजेब सफाई दे रहे हैं कि उनकी उम्मीद तो भारत सरकार से है, उनकी उम्मीद केंद्र सरकार से है, उनकी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। लेकिन उन्होंने क्या कहा अपने वायरल वीडियो में, सबसे पहले वो सुनिए, फिर जीडी बख्शी जी से इस बात की राय लूंगा कि जहांजेब अब जो कह रहे हैं वो सही है या उनका वीडियो सही कह रहा था। I believe in this thing that Joe Biden, as they have said earlier also, their statements pre-elections, we have seen that they will definitely create pressure on government of India that the decision that was taken on 4th August 2019 in an undemocratic manner. In an undemocratic manner, the decision was taken, that is revocation of Article 370 and 35A. I believe in this thing that decision will be taken back by the central government, and this will have an impact on Islamophobia also. अच्छा, इस्लामोफोबिया भी है, जहांजेब इस्लामोफोबिया भी है। ये पाकिस्तान की भाषा कब से बोलने लग गए। सीधे चलता हूं जनरल बख्शी के पास, जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। जनरल बख्शी, जहांजेब अब कह रहे हैं उनकी उम्मीद तो भारत सरकार से, ये उम्मीद जो बिडेन से कर रहे हैं, कुछ लोग चाइना से कर रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से कर रहे हैं, या जहांजेब की आज की बात मानेंगे कि भाई उन्होंने तो जो बिडेन से कोई उम्मीद करी ही नहीं। देखिए, मैं जम्मू पैदाइश हूँ, मेरा सारा जो एडल्ट लाइफ है वो तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर लड़ते लड़ते गुजरी है।
मैं किश्तवाड़ में नौकरी कर चुका हूँ, मैं कारगिल में नौकरी कर चुका हूँ, रजौरी पुंछ में लड़ चुका हूँ और उसके पहले भी मैं कई कोर्स वहां पे कर चुका हूँ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ दो टूक शब्द में, दो परिवार हैं जम्मू एंड कश्मीर के जिन्होंने लूट खसोट मचाई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कितनी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लूटा है, करोड़ों रुपए जो उन्होंने, जो केंद्र सरकारों ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए दिए, ये खानदान खा गए। इस बिना पर कि साहब हम सेंट्रिस्ट पार्टी हैं, हम तो जो है दिल्ली का पक्ष यहाँ पे लोगों के समक्ष रखेंगे। ये तो इनकी कथनी थी। करनी क्या थी साहब, ये तो तकरीबन ISI के गुर्गों का काम कर रहे थे, हुर्रियत का फ्रंट ये काम कर रहे थे। जितना, और खासकर पिछली महबूबा मुफ्ती सरकार ने जितना त्रास दिया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी आर्मी को, जितना तंग किया, जितने हमारे ऑपरेशन हॉल्ट पे लाने की कोशिश करी, हमारी डिप्लॉयमेंट्स में दखल अंदाजी करी कि ये साहब पुलवामा में क्यों है, ये साउथ कश्मीर में क्यों है, खदेड़ो इनको बाहर बॉर्डर पे भेजो, और जहां खाली करवाया वहां पे बुरहान वानी पैदा हुआ। अब उस वक्त इन्होंने मिली भगत, इन्होंने एक सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ, पूरा फायदा उठाया, निचोड़ लिया, जब तक कि बीजेपी को समझ नहीं आया कि ये तो हमें खा गए, और इनको पटका उठा के सरकार में बाहर। देखिए, ये दोनों अभी तक जेल में थे, ये अब्दुल्ला फैमिली और ये मुफ्ती फैमिली। क्या नहीं दिया इनको भारत की सरकार ने? इनको सेंट्रल में मिनिस्टर्स बनाया है, एक को होम मिनिस्टर बनाया था इनके वालिद साहब को, और ये हमको इन्होंने दिया है साहब कि जब ये थे इन्होंने पूरी कोशिश करी कि अगर आतंकवाद फेल हो गया जम्मू कश्मीर में, मेरे टाइम में साहब 4000 टेररिस्ट आर्म्ड होते थे, मार मार के आज 150 पे ले आए हैं, तो पत्थरबाज सेना खड़ी करती, उसको जेल में डालते थे, पत्थरबाजों को 20,000 छोड़ देते थे ईद के दिन। अब इन्होंने जितना नुकसान हमारा किया है शायद ही किसी और ने किया। बहुत शांति मची थी, सुकून था जम्मू कश्मीर में जब ये दोनों परिवार के सरगना जेल में। ठीक है साहब, जैसे ही निकाला है, एक ने गुहार लगाई चीन की और दूसरा कूद के आज जो बाइडेन के पास पहुंच गया उसकी गोदी में। आपने क्या समझा है भारत को? तो बनाना रिपब्लिक है साहब कि आप हमको धमकाई दे दोगे, एक घुड़की मिलेगी और हम लोग लेट जाएंगे और नतमस्तक हो जाएंगे। एक साहब, भारत एक महान शक्ति है और दिखा दिया, उठा के फेंका है बाहर 370, जिसको बहुत 70 साल पहले फेंक देना चाहिए। मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बड़ी इज्जत से सब लोग इस देश में उनका नाम लेते हैं। शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के पास गया कि साहब मेरे को कोई 370 जैसी चीज दी। उन्होंने बोला आप लॉ मिनिस्टर के पास जाइए। लॉ मिनिस्टर थे भीमराव अंबेडकर। उन्होंने बड़े ध्यान से, उस महान शख्सियत ने बड़े ध्यान से सुना, इस तरह अपनी बाजू फोल्ड करके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बोले और कुछ साहब, जब वो खत्म हो गए तो वो चुपचाप मुंह ताकने लगे। वो कहते हैं यू वांट, आप चाहते हैं कि भारत की सरकार आपकी सड़कें बनाए, आपके पुल बनाए, आपके स्कूल बनाए, आपके अस्पताल बनाए, और उसके जवाब में भारत के नागरिकों का वहां रत्ती भर अधिकार नहीं हो। साहब, दिस इज ट्रेचरी, उनके अल्फाज, दिस इज ट्रेचरी, ये गद्दारी है, और आई एज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल नेवर डू इट। रोता हुआ गया वापस नेहरू के पास। ठीक है, इसी बात आप जाइए, फिर आप जाइए वो अयंगर साहब के पास, वहां से बैकडोर से ले आए। लेकिन धन्य है बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने टेम्पररी प्रोविजन में डाला जिसके तहत अब इसको उठा के बाहर पटक दिया गया है। और चर्चा मचा रहे हैं वहां पे दो खानदान की, वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ। तो बड़ी हैरत होती है साहब कि वहां ऐसे लोग भी हमारी नौकरशाही में हैं और जगह पे हैं जहाँ पे कि ये जो है इसको वापस लाने की बात सोची जा रही कई तबकों में, तभी तो ऐसे को प्रोत्साहन मिलता है।
ठीक है, मैं सबसे जो बोले दांतों के घूस ठीक है, पाते नहीं मैं मानते अच्छा। मैं इसी बात पे जनरल बख्शी बात को आगे बढ़ाऊंगा और पीडीपी के नेता को लाऊंगा, लेकिन उससे पहले गाजियाबाद चलता हूं। सिमरन रंधावा मेरे साथ जुड़ी हुई है। सिमरन रंधावा, आपको क्या लगता है 370 हटना देश के लिए एक अच्छा कदम था, और उसके बाद ये लोग क्यों ये बातें कर रहे हैं? कभी चाइना से उम्मीद करते, कभी पाकिस्तान से, कभी अमेरिका से। आपको क्या सिमरन कारण लगता है इसके पीछे? सर मुझे ये कारण लगता है, गुड इवनिंग, नमस्कार, मैं सिमरन रंधावा। सर मुझे ये लगता है कि जो रोटी आज तक सेकी जा रही थी, एक औरत के साथ शादी करने से वहां से आपको नागरिकता मिल जाती है, आप वहां आते हो, मनमानी अपनी शुरू कर देते हो, आप आपके झंडे के साथ कुछ भी कर सकते हो, ये सारी एक्टिविटी, सारी गतिविधियां रोक दी गई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये देश एक विशालकाय बनने जा रहा है, सारे तरह के डिसीजंस ले रहा है, एक अमन शांति चाह रहा है, क्या उसमें रोक डालने के लिए आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? एक आम कश्मीरी कभी नहीं चाह सकता कि उनके देश में ये 370 दोबारा से लागू हो, क्योंकि वो एक आम इंसान है। ये किसी और तरह की लड़ाई है जो भड़काऊ भाषण देकर और तरह से किसी तरह डाइवर्ट किया जा रहा है। आज का आम नागरिक है जो, वो टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, बिजनेस में बढ़ावा मिल रहा है, ये सारे जो रास्ते हमें तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, ये भड़काऊ भाषण देकर उन नवयुवकों को गलत रास्ते पे डालकर आप अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। मैं इसी सिमरन की बात से ही बहस को आगे बढ़ाऊंगा। सिमरन, सीधे चलता हूं सिंह साहब के पास। सिंह साहब, मुझे बताइए कि अपनी बात करते करते महबूबा मुफ्ती राष्ट्र विरोधी क्यों हो जाती हैं, देश विरोधी क्यों हो जाती हैं, क्यों आतंकियों का समर्थन करने लगती हैं, क्यों पत्थरबाजों का समर्थन करने लगती हैं, क्यों तिरंगे का अपमान करने लगती हैं? दीपक जी, अपनी टीआरपी के लिए आप जो कुछ बोलेंगे तो बोलते आ रहे हो, तो मैं तो ये कहूंगा कि सर मेरी टीआरपी नहीं है तो देश की भावना है। टीआरपी को बढ़ाने महबूबा मुफ्ती ने जो भी बयान दिए हैं गिरफ्तारी से बाहर आने के बाद, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मुझे बताइए ना, उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, आप कह रही है लोग हथियार इसलिए उठा रहे थे क्योंकि बेरोजगारी है। मैं वो पैनलिस्ट हूँ, मुझे बोलने दो, मेरी बात सुनो। अगर मुझे बोलने देना तो सुनिए, मैं बीच में बातें नहीं सुनता हूँ, मुझे बात करने दीजिए, फिर बोलना। चिल्लाना, मैं कोई पेड आदमी यहाँ चैनल पे नहीं आया हूँ बात सुनने। मेरी बात सुननी है तो सुनिए, नहीं सुननी है तो आई एम लीविंग यूर चैनल। हम आपकी चैनल के लिए मजबूर नहीं है, ये बात करने दो। जब आपने सवाल किया जवाब सुनो, बीच में मत बोलो। बीजेपी वाले को बीच में नहीं बोल रहे थे, वो जो अब तोते की रट लगा रहा था, नेहरू की कहानी सुना रहा था, ये जैसे वहीं बैठा था, उसको नहीं रोका है। रिटायर्ड आदमी को 90 साल का तमीज से बात करिए, वो सेना के एक रिटायर्ड अफसर है। सिंह साहब, संतुलन पूरा नहीं है, बात करने दीजिए। वो मुझे पता है क्या है ये कश्मीर में। कैसी बात कर रहे हैं आप? आप अपने लिए सम्मान चाहते हैं लेकिन दूसरों के लिए नहीं देंगे। यहाँ से अखरोट की लकड़ियां तक चोरी ले गए, यहाँ अखरोट तक काट के ले गए यहाँ से। क्या चाहते देना आता नहीं? मुझे मत बोलिए, मुझे मत बोलिए। और जंगी जो बात कर रहे हो, हमें झंडे का सम्मान है, झंडा हमारा है, जनरल बख्शी का नहीं है। और इसको एक बात पूछिए कि 1927 में कश्मीर झंडा देश का है, और महबूबा मुफ्ती ने झंडे के बारे में, तिरंगे के बारे में क्या बोला पूरा देश जानता है। सिंह साहब को कौन से झंडे के सम्मान की बात करते हैं आप? झूठे भी हो और झंडे का सम्मान कौन करता है? बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने जूता साफ किया, आपका वीडियो वायरल है। बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जूता साफ करने से वीडियो भेजूंगा, वीडियो भेजूंगा। और आज बातें करते हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? 30 साल से 8,500 लोग मरे हैं। हमें पता है तमीज, हम अपने हम तमीज जानते हैं। 8,500 हमारे कार्यकर्ता मरे हैं। वहाँ से चलाने से कुछ होगा? चैनल पे बुला के हम कोई पैसे लेके चैनल पे नहीं आते, मुझे कोई तनख्वाह चैनल पे तनख्वाह नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो? किसका भारत? भारत की हमारी कुर्बानी है, इनकी क्या कुर्बानी है? हमारे 8,500 कार्यकर्ता शहीद हुए यहाँ 30 साल में 8,500 कार्यकर्ता हमारे शहीद हुए हैं। इनके घर का कौन शहीद हुआ? जनरल बख्शी के घर का कौन शहीद हुआ? सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, सिंह साहब ये जो बातें कह रहे हैं, किसकी गलतियों को और किसके पाप को ढकना चाहते हैं? लोग शहीद हुए, ये वहाँ पे तनख्वाह ले रहा था, ये इसने ऐसा नहीं पे किया, तनख्वाह लेके फौजी था।
हम बिना तनख्वाह के फौजी हैं, हम देश के भगत हैं बिना तनख्वाह के। मैं हिंदुस्तानी हूँ बिना तनख्वाह के, मैं बिना तनख्वाह के हिंदुस्तानी हूँ, मैं तनख्वाह लेके हिंदुस्तानी नहीं हूँ, तनख्वाह नहीं लिया हिंदुस्तान से, मैं हिंदुस्तानी हूँ, फख्र से हूँ, बिना तनख्वाह के युद्ध में फौज में था, इससे तनख्वाह ली है, ये कहानियां बता रहा है, कर आया, नेहरू को बोला, ये साफ बैठा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब इसको पता है, जबरदस्ती यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गई। मुझे ऐसे लोगों के साथ बहस मिलाते हो, हम तो ऐसे लोगों के साथ बहस। सिंह साहब मुझे बताइए कितना माल कमाया महबूबा मुफ्ती खानदान ने, पीडीपी के आप जैसे नेताओं ने, ये बताइए पहले कश्मीर के नाम पर कितना माल कमाया, कितना करप्शन किया, देश के लिए क्या किया बताइए। आप तनख्वाह नहीं लेते थे, आपने तनख्वाह नहीं ली, आप आर्मी में फ्री काम करते थे। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कितना माल काटा महबूबा मुफ्ती खानदान ने, कितना माल काटा सिंह साहब ने, हरबख्श सिंह ने कश्मीर के नाम पर? बुक कीजिए, अगर महबूबा मुफ्ती खानदान ने कुछ खाया होगा बुक कीजिए, वो गवर्नमेंट बुक करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, जनरल बख्शी डिक्टेट करेगा महबूबा मुफ्ती को, दीपक चौरसिया करेगा। ये महबूबा मुफ्ती ने अगर गलत किया है कोर्ट बुक करेगी, कानून बुक करेगा। महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछने का अधिकार इस देश के हर नागरिक को है सिंह साहब। खाए हैं कहीं करप्शन, दीपक चौरसिया को भी है और सड़क पे जो मजदूर चल रहा है उसको भी है। पुलिस है, देशद्रोहियों को सबक सिखाना, देशद्रोहियों को सबक सिखाना इस देश का हर बच्चा जानता है। सुशील पंडित जी को लाना चाहूंगा। सुशील पंडित जी किसके पाप को ढकने की कोशिश कर रहे हैं? सिंह साहब किसके पाप को ढकने की कोशिश कर रहे हैं? एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सिपाही है, वही सिपाही जो पाकिस्तान की गोद में बैठता है, वही सिपाही जो पाकिस्तान की गोद में बैठता है, चाइना की गोद में बैठता है, बोलता है तिरंगा नहीं लहराऊंगा, वही सिपाही है क्या? दीपक जी मैं इस शोर में बोल नहीं पाऊंगा। किसने बोला? किसने बोला? दीपक जी मैं इस आदमी के साथ चिल्लाने यहाँ सिर्फ सुशील पंडित जी की आवाज, सिंह साहब की नहीं। मैं सिंह साहब शांत हो जाइए। आया हूँ यहाँ। दीपक भाई, सिंह साहब को पता नहीं है, उन्हें सौभाग्य, इन्हें मालूम नहीं है इनकी क्या क्या कुर्बानियां रही हैं। ये तब फौज में गए थे जब इनके अपने बड़े भाई के 1965 की जंग में परखच्चे उड़ गए थे इस देश रक्षा करते हुए। इन्हें मालूम नहीं है कि इस परिवार की क्या क्या कुर्बानियां रही हैं इस देश के लिए, और उन्होंने खुद इस देश की किन किन मोर्चों पर सेवा की है, कितनी जंगें लड़ी हैं, और उनको इस सरकार ने, इस देश ने इसके लिए कितना एक्नॉलेज किया है। बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले इनको यह समझ लेना चाहिए। दीपक जी, आज जिस मुद्दे पर आप बहस कर रहे हैं, मैं उसका इतिहास बता दूं आपको। उसी 5 अगस्त को जब हमारे गृह मंत्री ने 370 अनुच्छेद को निरस्त किया था, तो इसी कांग्रेस के लोकसभा में लीडर अधीर रंजन चौधरी ने अपने मुंह से कहा था कि क्या आपने पाकिस्तान से परमिशन ले ली है, क्या आपने संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन ले ली है। आज ये कह रहे हैं कि देश का आंतरिक मामला है, तब तो इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए थे मानो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, और आज तक उस बयान के ऊपर इन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया, उसको वापस नहीं लिया है। करोगे। और दूसरी बात, जून इसी साल जून में इसी कांग्रेस के कॉरपोरेटर ने लद्दाख के करगिल वाले जाकिर हुसैन कॉरपोरेटर की टेलीफोन कॉन्वर्सेशन सुनी होगी आपने। खुश हो रहा था कि चीन सीमा पर चढ़ आया है, जल्दी ही लद्दाख भारत से टूट जाएगा, और उसने हमारे प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे थे, गालियां दी थी। इसी कांग्रेस का कॉरपोरेटर था, और आज इस कांग्रेस के तीसरे आदमी के मुंह से आप कश्मीर के विषय में ये सब सुन रहे हैं। तो इनके दिल की बात, इनके पेट के अंदर जो प्रॉब्लम है वो मुंह पर आ ही जाती है, और ये फिर उसके ऊपर कभी लीपापोती करते हैं, कभी सफाइयां देते फिरते हैं। ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। और जहां तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है, ये कहते हैं कि हमने अपने बहुत से वर्कर्स खोए हैं, कश्मीर में जाने दी हैं। जिस बुरहान वानी ने पीडीपी के थे, महबूबा मुफ्ती गई थी, अपने सरपंचों के घर नहीं गई, उन कार्यकर्ताओं के घर नहीं गई। हिजबुल मुजाहिदीन के डिविजनल कमांडर के साथ क्या था उसका रिश्ता,
किन किन लोगों के साथ मिली हुई थी, महबूबा मुफ्ती ने कैसे कैसे कानून पास किए, किन किन फौजी अफसरों के ऊपर एफआईआर की, कश्मीर को किस आग में झोंका कि अपना अनंतनाग का इलेक्शन तक नहीं करवा पाई, बाय इलेक्शन, जिस सीट को उसने खाली किया था, जबकि उसी सीट को वहीं अनंतनाग के 75% मतदाताओं ने उसका फैसला किया था 2014 में। कश्मीर का यह हाल कर दिया इन लोगों ने, तभी भाजपा ने 5 अगस्त को हमारे गृह मंत्री ने संसद में गंभीर आरोप लगाए थे इसी अब्दुल्ला पर, इसी मुफ्ती पर, लेकिन क्यों बिना शर्त छोड़ दिया, क्यों उन पर मुकदमे नहीं चलाए, क्यों उनको सजाएं नहीं मिली। इन्होंने 70 साल जो इस देश को लूटा है, क्या ये लोग हमारा लोकतंत्र चलाएंगे? क्या ये लोग फिर से सत्ता में आके कश्मीर संभालेंगे? क्या इन लोगों के भरोसे चलेगा ये देश? ये हमारे लोकतंत्र का दुरुपयोग करेंगे, हमारी व्यवस्था के अंदर भीतर घुसकर उसको तबाह करेंगे, हमारे संविधान की शपथ लेकर हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे और बार बार घोंपेंगे। हम कब समझेंगे और कब इन लोगों की यारी गैरी नथुखैरी बातें सुनेंगे? इसी सवाल को लेकर मैं संजू वर्मा जी को बात जाऊंगा। सुशील जी, एक मिनट के लिए मैं रुकूंगा, माजिद हैदरी के पास चलता हूं। माजिद हैदरी, जो बिडेन ने कहीं नहीं बोला है कि 370 और 35 से वापस लाएंगे, लेकिन बेगानी शादी में माजिद हैदरी दीवाना क्यों हो रहा है? पहले पाकिस्तान के नाम पे दीवाना, फिर चाइना के नाम पे दीवाना, अब माजिद हैदरी अमेरिका के नाम पर दीवाना हो रहा है, क्यों? देखिए दीपक भाई, आपका प्रोग्राम जो है बहुत ही विश्व में लोकप्रिय है, तो आप मुझे भी मौका दीजिएगा बात करने का, क्योंकि सब दर्शक देख रहे हैं कि आप किसे मौका दे रहे हैं बात करने का, किसे नहीं दे रहे। देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। जो बाइडेन कश्मीर पे बात कब करेंगे कब नहीं करेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि जो बाइडेन सबसे पहले जो फरमान व्हाइट हाउस से जारी करेंगे वो ये होगा। सुबह तो बड़े खुश हो रहे थे आप जो बाइडेन का नाम सुन के, मुस्कुरा रहे थे मंद मंद। कोई बात नहीं होगी, ये पहली बात होगी जो बाइडेन की। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि दिन में सपने देखना बंद कर दीजिए माजिद हैदरी। देखिए, ये आप सुन लीजिए, जो बाइडेन ने ऑलरेडी इसको दिन में सपने देखना माजिद हैदरी बंद कर दीजिए। 370 और 35 है, अब वापस नहीं आने वाला। आप उसके लिए तैयार हो जाइए, उस डिबेट के लिए। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि कश्मीर में युवा बंदूक उठा रहे हैं। अरे कोई भी इंसान अपनी मर्जी से बंदूक नहीं उठाता जब तक उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो। और इस वक्त देश में इतनी नाइंसाफी हो रही है कि आप कश्मीर के युवा की बात करते हैं। अरे बॉलीवुड के अभिनेता बंदूक उठाने को तैयार हो गए हैं, ऐसा एनसीपी परेशान कर रही है। कश्मीर में आप पाकिस्तान के नाम पे परेशान करते हैं, बॉलीवुड को आप ड्रग के नाम पे परेशान करते हैं। आपने पूरे देश को परेशान करके रखा है। आप महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, आप कंगना रनावत की बात नहीं करेंगी, जिसने जो बाइडेन को खजनी कहा, बोला ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मरीज है। महबूबा मुफ्ती और कंगना रनावत का क्या कंपैरिजन? अरे जो बाइडेन को भेजो, पहले कंगना रनावत को भेजो ग्वांटानामो पे, उसे सजा दो वहां पे। एक राष्ट्रपति को अपमानित करती है वो, और वो भी बोलते हो दिमागी मरीज है। माजिद हैदरी, मुद्दा गुपकर लॉबी है, मुद्दा कंगना रनौत नहीं है। मैडम, जब संजू वर्मा जी मुद्दा है तो कंगना संजू वर्मा जी, इनको क्यों प्रेम होता है चाइना से, पाकिस्तान से, अमेरिका से? आज बड़े खुश हो रहे थे जो बिडेन की बात सुन के। ये मैं देख रहा था, इनको आज बड़े खुश हो रहे थे माजिद हैदरी। संजू वर्मा जी फिर से आरएसएस के साथ जुड़ गए, उनको लेके आऊंगा इस बहस में। जो भाईजान है वो जो भाईजान है, पूरे विश्व के जो भाईजान, अब आ गई असलियत, अब आ गई असलियत। माजिद हैदरी, असलियत आ गई सामने, वीडियो भेजूंगा, प्रेम आ गया सामने। आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुलवामा का तिरंगे से जूता साफ कर रहा है, आप उस पर बात नहीं करना चाहते। आप धोखा दे रहे हो पूरे मुल्क को तिरंगे। जब से ये डिक्लेयर हुआ है कि अमेरिकी चुनावों में जो बाइडेन प्रेसिडेंट इलेक्ट उनको ऐलान किया गया है, एक खास लॉबी है, चाहे उसको आप बुकर लॉबी कहें, चाहे आप उनको पाकिस्तान प्रेमी, इमरान खान प्रेमी, चाहे वो अधीर रंजन हो, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इनकी ये फितरत रही है। ना केवल ये जाकर पाकिस्तान में बोलते हैं मोदी जी को हटाओ हमें लेकर आओ, ना केवल शशि थरूर जैसे लोग बेशर्मी से लाहौर to blame anyone as Pakistani. You have no right to blame anyone. You are no one to blame anyone as internationalist. अनुच्छेद 370 हटेगा, क्योंकि जो बाइडेन ने 3-4 साल पहले स्टेटमेंट्स भारत के खिलाफ और मोदी सरकार के। माजिद हैदरी, मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी, बीच में मत बोलिए।
और राजनीति, सियासत और राजनीति के चलते जो बाइडेन ने 3 साल पहले या 2 साल पहले कहा था वो मायने नहीं रखता। 2020 से लेकर 2024 तक वो क्या कहेंगे, क्या वो भारत और अमेरिका माजिद हैदरी की आवाज डाउन प्लीज को और आगे बढ़ाएंगे? मेरा मानना है हाँ, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो क्लोज रिलेशनशिप है, चाहे वो ट्रेड हो, वो कॉमर्स हो, वो डिप्लोमेसी हो, वो स्ट्रैटेजिक अफेयर्स हो। हाल ही में माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर यहां आए थे, हमने बी का एग्रीमेंट साइन किया था, उससे पहले हमने कॉमकासा साइन किया था, 2016 में हमने लिमोआ साइन किया था। तो जब दो राष्ट्र एकजुट होते हैं, चाहे नेताओं ने पहले कुछ भी कहा हो, स्ट्रैटेजी के तहत, राजनीति के तहत, सियासत के तहत पिछली बातों को भुला दिया जाता है और आगे बढ़ते हैं। इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। पर शायद डिप्लोमेसी शब्द का माजिद हैदरी के साथ दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये डिप्लोमेसी क्या है, जियोपॉलिटिक्स क्या है, इंटरनेशनलिज्म क्या है, इन चीजों से तो ये शायद वाकिफ ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, जो बाइडेन और कमला हैरिस के साथ भी मोदी सरकार की उतनी ही सुदृढ़ और निष्ठावान रिलेशनशिप रहेगी जो ट्रंप के साथ थी और माइक पेंस के साथ थी। आप चिंता करना बंद कीजिए। अनुच्छेद 270 तोड़ के अभी वापस नहीं आएगा, ये बात आप जान लीजिए। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रही हूं, आवाज डाउन प्लीज। अनुच्छेद 35A वापस नहीं आएगा। हमने तो रोहिणी एक्ट भी 2018 का उसको निरस्त कर दिया और आप लोगों को चुभन हुई क्योंकि रोहिणी एक्ट के तहत 25,000 करोड़ का गबन किया। और किसने किया? मुफ्ती की फैमिली ने, अब्दुल्ला के परिवार ने। आप देखिए किन किन लोगों को मिला है। मिर्जा बेग के बेटे को कितनी सारी जमीन दे दी, कौड़ियों के दाम। तो आप ये जान लीजिए कि आप जैसे जो लॉबी, इसका जवाब मैं सिंह साहब से लेता हूँ। सिंह साहब मुझे बताइए, कोई जगह नहीं है। आप लोगों ने लूट खाया, आप सुप्रीम कोर्ट से चढ़ के हैं। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस है सिंह साहब, तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि 2 परिवारों ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि मुफ्ती परिवार ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया और आज इस हालत पे लेकर आए हैं क्योंकि वो बुरहान वानी से प्रेम रखती हैं, देश के तिरंगे से नहीं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? दीपक जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? दीपक जी आप मुझसे सिंह साहब से पूछ रहा हूं सवाल, हरबख्श सिंह जी से, कि हरबख्श सिंह जी से सवाल पूछ रहा हूं। एक बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, हाँ, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने रिसेंटली हुआ एक वीडियो, तिरंगे से जूता साफ कर रहा है और इनकी हिम्मत नहीं हुई उसको एक्शन करने की। और ये महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, मैं आपको भी वो वीडियो भेजूंगा। वो वीडियो वायरल हुआ, इनको शर्म नहीं आती? मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। महबूबा मुफ्ती ने कितना लूटा है जम्मू कश्मीर को? उनको तिरंगे से नहीं, बुरहान वानी से प्रेम क्यों है? तो प्रूव करो, प्रूव कीजिए। दीपक चौरसिया जी, ये प्रूव करेगी अदालत, ये प्रूव करेगा लॉ। ये दीपक चौरसिया जी और बीजेपी प्रूव नहीं करेगी, ये लॉ प्रूव करेगा। अगर महबूबा मुफ्ती जी कहीं किसी जगह कोई लूट की है तो प्रूव कीजिए, प्रूव करके देखिए। 14 महीने जेल कर में क्या प्रूव किया? इलीगल डिटेंशन थी, सुप्रीम कोर्ट के डर से छोड़ा। आपने कोई मर्सी नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट में डेट लगने वाली थी, मजबूरन आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी को बोलने के लिए कुछ नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट के डर से महबूबा मुफ्ती को छोड़ा गया क्योंकि वो इलीगल डिटेंशन था। आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कीजिए, तिरंगे की इज्जत जो बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं, मेरे पास आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कितना लूटा, कितना लूटा? अमित शाह के इस आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया गृह मंत्री? तो बताइए ना, प्रूव तो कर दीजिए। मैं आपको कहता हूं दीपक जी प्रूव कीजिए, कानून प्रूव करे कि महबूबा जी ने लूटा है। एक एसेट, एक होटल, एक चीज, एक प्रॉपर्टी बताई जाए। इन्होंने तो 14 महीने खंगाल के देख लिया। इन्होंने तो हर किसी को एनआईए की रेडें की। इन्होंने तो जर्नलिस्टों को बंद करके रखा, पीएसए लगाया। तो महबूबा के अगेंस्ट कुछ होता तो ये छोड़ते, ये सुप्रीम कोर्ट में लाते ना, सुप्रीम कोर्ट में वेट करते। सिंह साहब के पास चलता हूं। सिंह साहब, लूटा कि नहीं लूटा अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने? कर रहे हैं तो बताइए ना। देखो, आपके कहने से नहीं होगा। मैं कहता हूं, मैं कह रहा था वो उस समय आपने सिंह साहब कहा तो हम 2 सिंह बैठे हुए हैं।
लेकिन मैं इस सिंह की तरह मेरी भाषा इतनी गंदी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए दुर्भाग्यवश क्या हुआ है कि आर्टिकल 370 को 1947 से इस्लामिक चश्मे से देखा गया जा रहा है। ऐसा ये लोग का बर्ताव रहा है कि जैसे आर्टिकल 370 अल्लाह का भेजा हुआ कोई 786 आर्टिकल 786 है। ये देखिए, ये जो महबूबा, ये मुफ्ती जो हैं अब्दुल्ला जो है, ये राघव राम कौल, इसके पूर्वज का नाम था राघव राम कौल, ये अब्दुल्ला का, ये भूल गया, ये सब भूल गए। ये जो जितने गुपकार वाले हैं सब भूल गए कि इनके ना तो इनके बाप दादों को फारसी आती थी, ना उर्दू तो भाषा ही नहीं थी, सब कश्मीरी थे। ये सारस्वत ब्राह्मण था सर, इसके बाप दादा सारस्वत ब्राह्मण थे। तो ऐसी हालात में मेरा अपना मानना है कि अगर कोई तय करेगा कि कश्मीर में, अब तो कश्मीर खत्म ही हो गया, मतलब 3 उसके हिस्से हो गए, 2-2 हिस्से हो गए, तो अगर फिर भी कोई तय करेगा तो वो सुशील पंडित करेंगे, क्योंकि सुशील पंडित के बाप दादों ने 2 किलो चावल के लिए अपना वो धर्म से मजहब की तरफ वो नहीं गए। इसलिए सुशील पंडित और जो 500 मिलियन जो हिंदूज जो वहां से निकाले गए हैं, अरे शर्म करो, बेटी को किडनैप करवा लेते हो जिहाद के लिए, बेटी को भी जिहादी बना दिया। एक इस धरती ने, ये उसकी माँ भारती ने उस नालायक आदमी को गृह मंत्री बनाया। और सरदार जी मेरे से मत बदतमीजी से बात करना, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं। शर्म आनी चाहिए। चुप हो जा, मैं जीडी बख्शी नहीं हूं। सरदार चुप, सरदार जी चुप, वहीं पे बैठा, सरदार जी तू नहीं बोलेगा बीच में, मैं जीडी बख्शी नहीं हूं। होम मिनिस्टर और जिस तरह से तुम अभद्र भाषा का तुमने इस्तेमाल किया ना एक बुजुर्ग फौजी के कारण, सरदार जी अगर मैं कश्मीर में होता मैं तुमको दिखा देता। किसको? तुमको बात करने की तमीज नहीं है, तुम अपने बाप से भी ऐसे ही बात करता घर में। तो मुझे बताइए, तुम बुजुर्ग में सुन रहा था, हिंदुस्तान मेरा है, जिस तरह से बुजुर्ग फौजी के साथ, व्हाट इज योर क्लेम टू फेम? मुझे बताइए ना, कहा तुम्हारा है क्या? आप धमकी दे रहे हैं, तुम्हारे नेता ने अपनी बेटी को अगवा करवा लिया था, जबकि उसको मां भारती ने उसको गृह मंत्री बनाया था। और सुनो सरदार जी, सुनो, सुशील पंडित और हिंदू तय करेंगे, जिन्होंने 2 रुपये चावल के लिए तुम्हारे महबूबा मुफ्ती के परिवार की तरह, मोहम्मद इकबाल की परिवार की तरह, ये राघव राम कौल के लोगों ने अपना धर्म से मजहब नहीं बदला, वो तय करेंगे सरदार जी। और सरदार जी भूल गए, अभी बालाकोट में स्ट्राइक हुआ था, हिंदुस्तान मेरा है। सुनो सरदार जी, सैयद अहमद बरेलवी ने किस पे हमला किया था? वो सिखों का राज था। सरदार जी तुमको इतिहास नहीं मालूम है। आज मैं तुमसे इतने गंदे तरीके से बात कर रहा हूँ, एक बुजुर्ग आदमी से जिस तरह से सरदार जी तुमने बात किया है, अगर मैं तुम्हारी पूरी इज्जत उतार देता, अगर मैं रहूंगा, और मेरे से चल गाली गलौज कर ले, आज गुरु गोविंद सिंह कर ले सरदार जी, जिन्होंने चले करते, हम दोनों आपस में गाली गलौज करते। तुमने हिंदुस्तान के बहुत ही सम्मानित फौजी के साथ तुमने जो भाषा का प्रयोग किया सरदार जी, वो तुम्हारे संस्कार दिखाते हैं, वो तुम्हारे संस्कार दिखाते हैं। और तुम वहां पे कैलिफेट बनाना चाहते हो सरदार जी, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा कैलिफेट सरदार जी। मैं 1 मिनट रुको, मैंने उसी वक्त ऑब्जेक्शन किया था जब जनरल बख्शी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। फिलहाल मैं लखनऊ चलता हूँ सुमित गुप्ता के पास। सिंह साहब, दोनों सिंह साहब को मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। सुमित गुप्ता के पास लखनऊ चलता हूँ। सुमित, क्या जनरल बख्शी का अपमान ठीक था? बिल्कुल गलत था, मैं ये कहूंगा। और दूसरा, ये क्यों बोल रहे हैं 370 वापस लाओ, 35 से वापस लाओ? सुमित, आपको क्या लगता है? दीपक जी, मुझे बिल्कुल गलत लगता है जिस तरीके से सिंह साहब बहस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान मेरा, हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान हम सबका है, हिंदुस्तान किसी के बाप की बकौती नहीं है कि मेरा कहने से मेरा हिंदुस्तान हो जाएगा। और जो कश्मीर में हो रहा है सालों से, वो सभी को पता है कि कश्मीर में ये लोग अपने धंधा बना रखा है, इन लोगों ने 500 रुपए में पत्थर फेंका जाता है। कुछ कहने से तो कुछ होगा नहीं ना, कि जनता सब जानती है देश की कि सिर्फ 500 रुपए में देख के पत्थर फेंकवा रहे हैं और राजनीति किस चीज की हो रही है। अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है।
मेरा मानना यही है, अगर कश्मीर सबके लिए होगा तो टूरिज्म ठीक बढ़ेगा, है चीजें सुमित आएंगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वाकई 500 रुपए में पत्थर फेंके जाते हैं और पैसे आते हैं पाकिस्तान से, इस बात को सब जानते हैं। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद बहस की शुरुआत करूंगा सुशील पंडित जी से और पूछूंगा उनसे कि कश्मीर की समस्या एक कम्युनल प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल। ब्रेक के बाद तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के नेताओं को, पहले पाकिस्तान, फिर चीन और अब अमेरिका से आज क्यों? क्योंकि कश्मीर के नेता ये बयान दे रहे हैं कि जो बिडेन आने के बाद 370 और 35 से वापस लाएंगे। ये असंभव है, ये अब इस देश में नहीं हो सकता। और जो लोग डिप्लोमेसी समझते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका सरकार की फॉरेन पॉलिसी, सरकारें बदल जाएं, लोग बदल जाएं, लेकिन कांस्टेंट रहती है। जो बिडेन ने अपने चुनाव प्रचार में भी 370 वापस ले आएंगे या 35 से वापस ले आएंगे, इसका कभी कहीं कोई जिक्र नहीं किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ RSN सिंह साहब मौजूद हैं। हमारे साथ कश्मीर के पत्रकार और एक्टिविस्ट माजिद हैदरी मौजूद हैं। मेरे साथ यूथ कांग्रेस के नेता सिरेवाल मौजूद है। मेरे साथ सुशील पंडित जी मौजूद हैं जो कि रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ संजू वर्मा जी मौजूद है जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। लेकिन सबसे पहले मेरी दर्शक एकता वाजपेयी के पास चलता हूं दिल्ली में। एकता, क्या कहेंगी? क्या 370 और 35 से वापस आने की कोई भी गुंजाइश आपको लगती है? एकता, देखिए, सबसे पहले तो ये हमें मान लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और 370 जब लागू किया गया था तभी उसमें लिखा था कि ये टेम्पररी लागू किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए 370 हमें वापस नहीं लेना चाहिए। भारत सरकार ने जिस तरीके से 370 लगाया था वो काबिल तारीफ है और जो अब महबूबा मुफ्ती और ऐसे बयानबाजी हो रही है, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल अपने बेनिफिट के लिए की जा रही है। ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित करना चाहिए और इन्हें वापस हाउस अरेस्ट में डालना चाहिए। आम जनता तो बिल्कुल भारत सरकार के साथ है। 370 ठीक है, बहुत अच्छा एकता, बहुत अच्छा एकता। आपने जन भावनाओं की बात कही है कि ऐसे लोगों को फिर से हाउस अरेस्ट करना चाहिए। माजिद हैदरी, करना चाहिए हाउस अरेस्ट एक बार फिर से? और देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देश का आम जनता, आम जन जो आपको सुनता है माजिद हैदरी, वो यही कहता है कि देशद्रोही बात करते हैं आप लोग। राज चल रहा है तो बिल्कुल हर एक को बंद कर देना चाहिए। मुझे भी इसी डिबेट से सीधा थाने ले जाना चाहिए, बाकियों को भी थाने। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भैया? जो कुछ हो रहा है डेमोक्रेसी से हो रहा है। संविधान 330 सीटें जीती है मोदी जी ने। मनुस्मृति ले आए हैं मोदी जी की संघ की, तो संविधान के हिसाब से ही तो 370 हटाया गया है। माजिद हैदरी, संविधान के हिसाब से 370 हटाया गया है, भाजपा ने 35 से भी हटाया गया है। सारा फिक्स्ड मैच चल रहा है, देश जानती है, सारा फिक्स्ड मैच चल रहा है। भाजपा ने इन्हें पकड़ा, भाजपा ने इन्हें छोड़ा, भाजपा बयान दिलवा रही है, भाजपा सारा कुछ करा रही है और आप इल्जाम देंगे आम कश्मीरी पर? ये तो सरासर नाइंसाफी है। आपको सपने में भी भाजपा और संघ नजर आती है क्या माजिद हैदरी? सपना क्या देखते हैं आप? लेकिन बिहार भाजपा सपना क्या देखते हैं? आपको बीजेपी और संघ सपने में भी नजर आता है? देखें, भाजपा को 370 हटा के क्या मिला? महाराष्ट्र हारा, बिहार हारा, आगे बंगाल भी हारेगी। श्राप लग चुका है दीपक भाई, समझ लीजिए। संघ परिवार को श्राप लग गया है। आपकी जेब गर्म होना बंद हो गई ना माजिद हैदरी, आपकी जेब गर्म होना बंद हो गई, इसीलिए आप लोग तड़प रहे हैं। देखें, हमारी जेब ऊपर वाला गर्म करता है और ऊपर वाला इंशाल्लाह हमेशा गर्म करता रहेगा। परेशानी संघ को है जो उन्हें अब श्राप लग गया। पहले पाकिस्तान वाला करता था, अब चीन वाला करता है। काम किया, थोड़ी भारत सरकार कर देती थी, अब बंद हो गई है। आखिर काम तमाम किया, संघ का काम तमाम हो चुका है। 370 हटा के अब कुछ नहीं होने वाला। जी दीपक। महाराष्ट्र संजीव वर्मा जी, ये लोग दिन में सपने देखना कब बंद करेंगे? जीते थे जोड़ तोड़ और कूटनीति के चलते शिवसेना, एनसीपी जीत के हारने वाले को भाजपा कहते हैं। हाँ जी, जीत के हारने वाले को भाजपा कहते हैं। वहां पर सत्ता में आई है और कर रही है। 1400 जीत के हारने वाले को भाजपा कहते हैं। हमने तो सुना था जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाल करके रखा है जनता का। शाहरुख खान की नकल क्यों कर रहे हैं भाजपा वाले? की धज्जियां उड़ा दी हैं। शाहरुख खान का डायलॉग ना चुराएं। आजादी के फजीते बन गए हैं और आप आकर हमें यहाँ भाषण दे रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र हार चुकी थी। कोशिश ना करें। चुनाव के बाजीगर सिर्फ शाहरुख खान था, शाहरुख खान है, शाहरुख खान रहेगा। खुशियां मनाना बंद करिए, खुशियां मनाना बंद करिए। आप बाजीगर ना बनिए, बाजीगर का डायलॉग ना चुराइए। 303 सीटें जीतकर 2019
में यहाँ तक पहुंचे क्या हैं। किया? कांग्रेस सत्ता को तो बनाई, 52 सीटें मिली थी, जो जीता और आप वही कांग्रेस सिकंदर। की नुमाइंदा बनना आपने क्या बंद सत्ता कीजिए। बनाई? ठींगा मिला महाराष्ट्र में। कांग्रेस का नुमाइंदा बनना महाराष्ट्र बंद में कीजिए। आंकड़े मत गिनिए, सत्ता बताइए। ठींगा मिला महाराष्ट्र में, बिहार में भी ठींगा मिला। महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता में जनता ने मतदान दिया था, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, फडणवीस को सत्ता में आने के लिए। हारने वाले मोदी को सरकार भाजपा के कहते हैं। वाह बेहतरीन वाह काम वाह वाह, को क्या शाहरुख जनता खान ने का डायलॉग प्रशंसा सुनाया की आज थी। आपने। ये तो अंजुम साहिबा, आपने आज कूटनीति शाहरुख खान के का चलते संजू और डायलॉग माजिद, आप सुनाया। एक मिनट रुक जाइए, मुझे सुशील की पंडित जी के पास राजनीति जाना के होगा। चलते शिवसेना, सुशील पंडित जी, कांग्रेस और ये एनसीपी कश्मीरी आ गई, एक्टिविस्ट और और आप आकर कश्मीरी यहाँ हमें नेता भाषण मत दिन में दीजिए। सपने क्यों देखते हैं कि बिहार के 370 भी नतीजे वापस आ आए जाएगा, नहीं हैं। 35 से भी वापस आ जंगल जाएगा, राज आप और लगता बार है बार वापस अपना आका चाहते क्यों हैं। बदलते हैं? आपको कभी जंगल राज पाकिस्तान, कभी वापस चीन, चाहिए कभी बिहार अमेरिका। में। बिहार में संजू जी, आपको एक मिनट, जंगल राज सुशील पंडित जी से एक वापस सवाल चाहिए लेना है। क्योंकि इनकी पूरी की पूरी जिंदगी इसी में खप गई है। आपको मैं याद दिलाऊं, शेख अब्दुल्ला 1971 तक पाकिस्तान का मुंह ताकते थे कश्मीर को लेकर के। जब 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तो वो इंदिरा गांधी के कदमों में आके गिर गए और कहा कि आगे से कोई बात नहीं करूंगा कश्मीर के विषय में। सारी शर्तें मान गए और वही गलती की जैसे पृथ्वीराज चौहान ने की थी मोहम्मद गौरी के समय। इंदिरा गांधी ने उठा के कश्मीर की सत्ता तश्तरी में रख के बिना चुनाव लड़े शेख अब्दुल्ला के हाथ में सौंप दी थी। जिस तरह शिमला समझौते में भारत ने युद्ध जीतने के बाद भी सब कुछ वापस पाकिस्तान को सौंप दिया था। भारत इतिहास की ऐसी ही भूलें दोहराता रहा है, और जो लोग आज अपनी नजरबंदी के ऊपर तरह तरह की आपत्तियां उठा रहे हैं, उन्हें मैं याद दिला दूं, जिस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत अब्दुल्ला और मुफ्ती घर में रखे गए थे, वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट शेख अब्दुल्ला लेके आए थे 1987 में 77 में, और 1977 में वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट ला करके उन्होंने, फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला ने, महबूबा मुफ्ती ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, गुलाम नबी आजाद ने, जितने चीफ मिनिस्टर हुए सब ने उस एक्ट के अंतर्गत हजारों लोगों को बंद किया है। आज अगर वो खुद बंद हैं उसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत, तो इन्हें कोई भी हक नहीं मिलता इस पर आपत्ति करने का। इन्होंने इस कानून का खुद इतना इस्तेमाल किया है कश्मीर में शांति बनाए रखने के नाम पर, जबकि अशांति की जड़ ये खुद थे। आज सही जगह पर इस कानून का लागू होना हुआ है और ये लगातार बने रहना चाहिए था। इनको कुछ महीनों की ऐश और आराम के बाद छोड़ देना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा अपराध है। और केंद्र सरकार इस बात के लिए जवाबदेह है कि कश्मीर में जिन लोगों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए गए थे, उनको फिर से आग उगलने के लिए, जहर उगलने के लिए, शांति भंग करने के लिए, देशद्रोह के लिए क्यों इस छोड़ सवाल दिया का गया जवाब बिना जरूर शर्त? संजू वर्मा से लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जहांजीब, सुशील जी, मैं जहांजेब सिरवाल के पास आना चाहता हूं। संजू जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। जहांजेब, मुझे बताइए कि आपने जो दिल के गुबार व्यक्त किए, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी यही राय है, आपके हाईकमान की भी यही राय है कि 370 और 35 से वापस आ जाए? क्योंकि आपके नेता ने तो लोकसभा में कहा था, स्पष्ट कर दूं, मैं 2 बार पूछा, जी ये जी तो मुझे बोलने दीजिए, मामला नहीं है, मल्टीलेटरल मामला है। जी मुझे बोलने दीजिए, जी मुझे बोलने दीजिए। मैं 2 चीजें सबसे पहले स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले ये बात स्पष्ट कर दूं, सुशील जी ने कहा मेरे गृह मंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री देश के प्रत्येक नागरिक के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हम, मेरे प्रधानमंत्री और आपके प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। इस देश का प्रत्येक नागरिक बराबर है, चाहे वो कश्मीर का नागरिक है, वो दिल्ली का नागरिक है, वो कन्याकुमारी का नागरिक है, वो बराबर है। और दूसरी बात जो मेरी बहन पैनल में बैठी हुई है, उन्होंने, मैं उनको ये बता दूं, उन्होंने नहीं, बदलने की बात नहीं है। मैंने कहा यू कांट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। आप मेरे स्टेटमेंट को किस तरह से लेंगे, ये आपकी टीआरपी का सवाल है। आप नहीं, देखिए, आप किसी को भी पाकिस्तानी कह दीजिए। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं। I am believer of Constitution of India. I am citizen of India. मैंने ये चीज पहले ही स्पष्ट कर दी।
देखिए, मैंने कहा कि यू कांट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ, यू कांट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। भी हटाया जा सकता है, कहने से उसी नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन है। में लिखा था, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि 35 से कभी भी हटाया जा सकता है। ये देखा जाएगा। अरे दीपक जी, मैंने कहा कि आई एम बीइंग मिसकोटेड। मैंने कहा कि हाँ, हमारी डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है, हमें राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। रहा सवाल सुशील जी के आरोपों का, तो ये आरोप इससे पहले भी लगते रहे हैं। इसके अलावा जो मेरी बहन ने हमारे कुछ सीनियर लीडर्स के लिए जो जबान का प्रयोग किया, मैं उनको टोकना चाहूंगा कि आप देश के रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस के लिए जबान का इस्तेमाल ना करें। कश्मीर के आज के हालात का जिम्मेदार है, तो फिर वो जेल से बाहर क्यों है? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलता? आप ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल क्यों कर रहे हैं कश्मीर के अंदर? यही उनकी शिकायत है और मैं उनकी शिकायत को वाजिब मानता हूं। संजू जी, आपको मेरा सवाल सुनाई पड़ा? सुशील पंडित जी जो शिकायत कर रहे हैं कि आप फिर वही महबूबा मुफ्ती परिवार, वही उमर अब्दुल्ला परिवार, उन्हीं के हाथ में फिर कश्मीर देना चाहते हैं, ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, और उनकी शिकायत जायज है। कौन ये इल्जाम लगा रहा है दीपक जी? हेलो, सुशील पंडित जी, और मैं उनकी शिकायत को जायज मानता हूं। अगर उन्होंने इतना बुरा हाल कश्मीर का किया तो वो बाहर क्यों हैं? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलता? ठीक है दीपक जी, मैं इस सवाल का सीधा सीधा जवाब दूंगी, बिना बात को तोड़ मरोड़ के घुमा के। पहली बात तो ये, मैं बार बार ये दोहराती हूं हर डिबेट में, चाहे मुद्दा कोई भी हो, जहां कानूनी व्यवस्था और न्याय प्रणाली की बात है, वहां बीजेपी ने आज तक, आप बीजेपी की पूरी हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मोदी सरकार की ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो दखलंदाजी नहीं करते। सेक्शन 120B के तहत सेडिशन चार्जेस क्या लग सकते हैं महबूबा पर, क्योंकि वो आर्मी के खिलाफ बोलती हैं, वो इन्फ्लेमेटरी भड़काऊ भाषण देती हैं? जी लग सकते हैं। क्या वो लगेंगे? वो आप आगे आगे देखते जाइए। लोगों ने तो ये भी कहा था, अरे ये सरकार ने तो देखिए ताहिर हुसैन के खिलाफ कोई मामला ही दर्ज नहीं किया, दिल्ली के जो राइट्स हुए थे, आज ताहिर हुसैन कहां है? जेल के अंदर। अरे उमर खालिद तो निकल जाएगा, बीजेपी सरकार तो चुप्पी साधे बैठी है, उमर खालिद क्या कहां है? जेल के अंदर है। तो बीजेपी जो करना है वो करेगी। टीवी डिबेट्स पर आके बीजेपी अपनी नीति को लोगों के सामने ऐलान नहीं करती, ये सही राजनीति नहीं है और ये न्याय प्रणाली के खिलाफ है। जो होना होगा वो होगा। आपको मैं एक चीज पूछना चाहती हूं, महबूबा मुफ्ती को हमने अलायंस से निकाल दिया और प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर किया। 2018 में महबूबा मुफ्ती के साथ हमने अपना गठबंधन तोड़ा। और क्यों तोड़ा? क्योंकि हम समझ गए थे कि ये याकूब मेमन के लिए आंसू बहाती हैं, अफजल गुरु के लिए आंसू बहाती है, बुरहान वानी के लिए आंसू बहाती हैं। कुछ दिन पहले सैफुल्लाह की मौत पर ये आंसू बहा रही थी, पर इनके दिल में इंडियन आर्मी, भारत का झंडा, भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगीत, इन चीजों के लिए महबूबा के दिल में कोई जगह नहीं है। हमने अपना अलायंस तोड़ा कि नहीं? यदि हमें सत्ता का लोभ होता तो हम अलायंस जोड़ के रख सकते थे। तो ये जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा देश सर्वोप्रथम है, पार्टी उसके बाद है एंड इंडिविजुअल सबसे लास्ट है। हम अपना क्या करेंगे, हमारी क्या नीति है, क्या सियासी हमारे दावपेच है, हम उसको टीवी चैनल्स पर आकर उसका बखान नहीं करते और उसका ऐलान नहीं करते। आप आज देश से माफी मांगे कि गलती हो गई। ठीक है, आपने कहा अफसोस आज के लिए वक्त हमने जो किसी सरकार ने नहीं किया, अनुच्छेद 370 मत देखिएगा, कुछ अच्छे सपने देखिए, कुछ अच्छे सपने देखिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है।